डिलीट मारो। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो टेबल थी वो टेबल मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम देख चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टोक थ्योरम। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो स्टूडेंट पहले तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर एक छोटा सा जो चार्ज वाली टेबल है वो मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये टेबल है, इसका जो चार्ज है वो जब आप ध्यान रखेंगे तो ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते आएगी। तो यहाँ पर देखिए किस पर कितना चार्ज होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनमें से कोई सा भी एलिमेंट है +1, इनमें से कोई सा भी है +2, +3, +4, -3, -2 और ये -1, इतना चार्ज रहता है। अगर ये टेबल आती है तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहले बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट number of charge present on element or atom or ion। ठीक, किसी भी एटम पर, मॉलिक्यूल पर या आयन पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उस चार्ज को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसे हम डिनोट करेंगे ON से या फिर OS, इससे हम डिनोट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हम बात करते हैं H2O की। H2O, इसमें हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, मान लीजिए ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं, 2 हैं, और इस पर चार्ज होता है +1। फिर लगाएंगे हम प्लस का सिंबल, जिसकी फाइंड करना है उसके हम क्या कंसीडर करेंगे, x = 0। तो 2 + x = 0, तो x = कितना हो जाएगा, -2। ये आप ध्यान रखें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारे पास अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला मान लीजिए हम एग्जाम्पल कभी लेते हैं। तो ये जैसे हमने लिया H2SO4, इसमें हमको किसकी फाइंड करना है, सल्फर की। ध्यान से देखिए, ये 2 हाइड्रोजन है और इस पर चार्ज होता है +1। फिर प्लस जिसकी फाइंड करना है उसकी हम क्या कंसीडर करेंगे, x। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हमारे पास में 4, और इस पर चार्ज कितना होता है, -2। ये टेबल के अकॉर्डिंग देखिए = 0। तो 2 + x -8 = 0। तो x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +6। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे फाइंड करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। और भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, 2-3 और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगले एग्जांपल की कभी हम बात करें तो मान लीजिए आपको स्टेप से दे दिया गया है C6H12O6, इसमें कार्बन की निकालिए।
अब देखिए कार्बन कितने 6 हैं, तो हमको 6x मानना पड़ेगा। 6x प्लस 12, हाइड्रोजन 12 इंटू इस पर चार्ज होता है हाइड्रोजन पे +1 दिख रहा है आपको टेबल में। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6 और इस पर चार्ज होता है -2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 12 और फिर ये माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0/6 मतलब 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम अगर बात करें, मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि H4P2O7 में आप फास्फोरस की फाइंड करें। किसकी फाइंड करना है? फास्फोरस की। तो देखिए हाइड्रोजन 4, इस पर चार्ज होता है +1 प्लस 2x, 2 है तो 2x मानेंगे, 4 हो तो 4x, जैसे हमने यहाँ 6x लिया था। फिर प्लस ऑक्सीजन 7 है और इस पर चार्ज होता है -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 10/2, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको फाइंड करना है इसका चार्ज देखकर, ये आप ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कार्बन के निकालना है। तो x प्लस हाइड्रोजन 4 है और इस पर चार्ज होता है +1 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया -4। देखिए स्टूडेंट्स, एक और हो सकता है, जैसे ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हो, आपके मन में डाउट हो कि कार्बन के वहाँ पर +4 लिख रहे हैं और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -4 रही। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता दूं, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? फ्रैक्शनल भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है। वो हमने इसलिए शो किया है कि किसी भी एलिमेंट की जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो किस एलिमेंट की वैल्यू प्लस में रखना है, माइनस में, उसके लिए वो टेबल आपके सामने शो की गई है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड करते हैं तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है। इस बात को आप अच्छे से माइंड में फिट कर ले। जैसे मैं आपको बताऊं N3H, इसमें हमको मान लीजिए कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो हम इसको कितना कंसिडर करेंगे 3x प्लस हाइड्रोजन 1 है और इस पर चार्ज +1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/3। ये फ्रैक्शनल, ठीक है, ये फ्रैक्शनल में आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से किसी भी एलिमेंट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। आप और भी आपके डाउट हो तो वो दूर हो जाएंगे हमारे पास। इसके बाद मान लीजिए कोई सा आपको आयन दे दिया है, ये जैसे आपको दिया है NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कीजिए। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो या तो उसके नीचे डैश लगा रहेगा या कोई सा भी डॉट रहेगा कि किस एलिमेंट की निकालनी है। तो x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट जो भी प्लस माइनस आएगा वो इक्वल के इधर रखना है आपको, जो चार्ज रहता है उसको इक्वल के उधर रखना है। एक माइनस है तो 1 2 होते हैं तो 2 रखते हैं हम। तो x -6 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस के 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +5। ये अगर चार्ज आता है तो आपको इक्वल के उधर रखना है। मान लीजिए आ गया CO3 2-, कार्बन की फाइंड करना है x प्लस 3 इंटू -2, ये चार्ज हमने कौन सा रखा जो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है वो वाला, इज इक्वल्स टू, और ये -2 कौन सा, ये वाला रखा है। ठीक है, तो x -6 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस के 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि या तो ऐसे 2 माइनस लगाएं या हो सकता है कि इसके प्लेस पर आपको
इस टाइप से 2 माइनस दे दिया तो भी इसी टाइप से आप रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक और लास्ट देख लेते हैं, NH4 दिया है आपको, NH4 प्लस, नाइट्रोजन की फाइंड करना है तो x प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन पे चार्ज +1, ये हाइड्रोजन का चार्ज रखा है इज इक्वल्स टू ये प्लस का 1, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस के 1, तो x इज इक्वल्स टू +1 माइनस के 4, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेप से आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए आपको चार्ज याद होना चाहिए। अब एक और बात आती है यहाँ पर, स्टोक थ्योरम। कौन सी बात आती है? स्टोक थ्योरम। तो देखिए, जो एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट स्टोक, उन्होंने किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में, किसमें? रोमन डिजिट में, ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में स्मॉल ब्रैकेट में शो किया। इसे हम कहेंगे स्टोक थ्योरम। मान लीजिए ये हमको दिया है CCl4, हमको दिया है CCl4, कार्बन के फाइंड करना है तो x प्लस क्लोरीन कितने हमारे पास 4 इंटू क्लोरीन पर चार्ज होता -1 इज इक्वल्स टू 0, चार्ज आपको दिख रहा है तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो इसका स्टोक थ्योरम ये हो। स्टोक थ्योरम स्टेप्स। एक बात का आप ध्यान रखें, ब्रैकेट के अंदर आपको प्लस या माइनस का सिंबल नहीं शो करना है, वो चाहे प्लस में निकले या माइनस में निकले, तो उसका सिंबल हम ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे, जो रोमन या स्टोक थ्योरम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि इसके अंदर प्लस या माइनस का सिंबल यूज नहीं करना है हम। और अगर फ्रैक्शनल में आती है तो भी हम उसको स्टोक थ्योरम में शो नहीं करेंगे, ओनली जो कंप्लीटली डिजिट आती है उसी को हम स्टोक थ्योरम में शो करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है CO2, कार्बन की फाइंड करना है तो x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इंटू 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस के 4, मतलब इसका जो स्टोक नोटेशन है वो I स्टेप से आप शो करें। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट इन स्मॉल ब्रैकेट इन रोमन नंबर इज कॉल्ड स्टोक नोटेशन या फिर स्टोक थ्योरम। ठीक, तो इस स्टेप से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी बात की कोई समस्या नहीं है आपको इसमें स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो डिफरेंस बिटवीन मेटालिटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिटिक कंडक्टिविटी की, कि मेटालिटिक कंडक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है इसको हम आयोनिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। कौन सी कंडक्टिविटी बोल सकते हैं? आयोनिक कंडक्टिविटी। आप इसको ध्यान रखें, आयोनिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। देखिए, मेटालिटिक कंडक्टिविटी मतलब जो मेटल कंडक्टिविटी होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले या तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट देखिए, दो सब्सटेंस which conduct electricity, those substance which conduct electricity in molten state। मोल्टन की जगह आप चाहें तो एक्वस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट या फिर सॉल्यूशन स्टेट, जो भी आप बोलना चाहें। तो ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा NaCl, KCl, MgCl2 etc। डियर स्टूडेंट, जनरली कभी देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं।
एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्टूडेंट हमारे पास में दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या किस टाइप से ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, देखिए। ठीक, सबसे पहली बात, these are completely ionized in water। completely ionized in water, और ये not completely ionized in water। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा ध्यान रखें, ये completely ionized होते हैं और completely ionized नहीं होते। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में completely ionized हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और जो completely ionized नहीं होते वो हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके बाद कभी हम बात करें, क्योंकि ये completely ionized हो रहे हैं इसीलिए इनमें जो नंबर ऑफ आयंस रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस इसमें ज़्यादा रहेंगे और इसमें क्या रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी कैसे रहेगी, हाई रहेगी, और इनकी कंडक्टिविटी कैसे रहेगी, लो रहेगी। फिर अगर जनरली हम बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ये इनमें तीनों चीज़ें कम रहेगी। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है आपके पास में, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, H2SO4, HCl, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आएगा CH3, COOH, H2CO3, CH3, COOH, etc। ये जो एग्जाम्पल हैं ये हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जिनमें नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, या जिनकी इलेक्ट्रोलाइटिक जो नेचर होता है, कंडक्टिंग नेचर होता है, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर कि अगला टॉपिक क्या है। ये तो हमने देखा है इलेक्ट्रोलाइट जो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारा अगला जो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन मेटालिटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। देखिए मेटालिटिक कंडक्टिविटी और हम एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, जिसको आप आयनिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, मेटालिटिक कंडक्टिविटी मतलब जो मेटल्स एटम के थ्रू कंडक्ट होती है। आयनिक कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के कारण होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, मेटालिटिक कंडक्टिविटी, दोज कंडक्टिविटी विच ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल एटम, जो मेटल एटम के कारण रहेगी मेटालिटिक कंडक्टिविटी, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कारण। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नेचर जो होता है कि जितनी भी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयन नहीं आएंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनमें आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ये डिफरेंट है, फ्री आयंस। दूसरी कभी हम बात करें तो ये इनकी सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट मतलब इनकी जो नॉर्मल स्टेट होती है उसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में ही कंडक्ट करेंगे, सॉलिड में नहीं करेंगे। ये आप इस बात को ध्यान रखें, मोल्टन या एक्वस स्टेट में ही कंडक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो
इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र नहीं होता, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन इसमें सब्सटेंस वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे हम देखते हैं वायर फैले हुए हैं, वायर अपने प्लेस पे रहेंगे, मूव केवल उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा केमिकल डिजोल्व हो जाता है तो कैटायन एनायन दोनों यहाँ पर मूव करते हैं आयोनिक कंडक्टिविटी में, यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखा जाए तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, हाई होती है, और इनकी कंपेयर में इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है, बहुत ही क्लियर है, आपको पूरा पीडीएफ में सिस्टमेटिक मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है यहाँ पर ये। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी शो करते हैं, ये करते हैं फ्री आयंस के कारण। ये सॉलिड स्टेट मतलब इनकी जो नॉर्मल स्टेट है उसमें करते हैं कंडक्ट, और ये मोल्टन या एक्वस स्टेट मतलब सॉल्यूशन स्टेट में ही करेंगे। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उनके क्या होते हैं, लो। जो सब्सटेंस है वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती इसमें, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में क्या होती है, चेंज। जनरली इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई, और उनकी क्या होती है, लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टिविटी, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो देखिए उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। नंबर 1 फैक्टर की अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स में, नंबर 1 पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन, क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन। मैं पहले पूरे फैक्टर लिख देता हूँ, फिर आएगा हमारे पास में टेम्परेचर, फिर आएगा हमारे पास में विस्कोसिटी, इंटरआयनिक अट्रैक्शन, इंटरआयनिक अट्रैक्शन के बाद हमारे पास में आएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में अगर हम और भी पॉइंट लेना चाहेंगे तो आएगा सॉल्वेशन एनर्जी। इतने सारे जो पॉइंट हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपको दिया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन इसको क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस कारण से जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज़ होंगे। इस कारण से जो हमारी कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को भी अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो जो आयंस का फ्लो है, फ्लो ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके कारण से जो कंडक्टिविटी है वो हमारी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज़ होगा, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़। विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो फ्लो या फिर स्पीड ऑफ आयंस
स्पीड ऑफ आयंस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। इसीलिए जो कंडक्टिविटी है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, मतलब जो ऐसा नेचर जो लिक्विड के या फ्लो को, लिक्विड के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है, उसको कम करता है। ठीक, तो ये आयंस की स्पीड को कम कर देगा, तो कंडक्टिविटी। इंटरआयनिक अट्रैक्शन, अगर इंटरआयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो फ्लो ऑफ आयंस भी क्या हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होता है इंटरआयनिक अट्रैक्शन, मतलब आयन एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, आयंस का फ्लो है, वो फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस कारण से जो कंडक्टिविटी है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में नंबर ऑफ आयंस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा है, वीक है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, डिक्रीज रहेंगे, तो कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। ये आपको नेचर पे ध्यान रखना है। सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल हैं उनका सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ जुड़ना, इन दोनों का आपस में जुड़ना, ऐड होना, इसे हम कहेंगे सॉल्वेशन, इस प्रोसेस को। तो जब भी हम सोल्यूट, मान लीजिए NaCl हमने मिलाया इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, H2SO4 मिलाया, KCl मिलाया, तो अगर ये सॉल्वेंट के साथ जुड़ जाते हैं तो जैसे ही सॉल्वेंट के साथ जुड़ेंगे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, मतलब सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे, इस कारण से जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, आप देखें इसको और ध्यान रखें। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, आयंस की जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इंटरआयनिक अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को अपने ओर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो उनकी जो फ्रीडम रहेगी वो कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, इसीलिए कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहेंगे, तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक है तो नंबर ऑफ आयंस भी कम रहेंगे, कंडक्टिविटी भी कम रहेगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब जुड़ेंगे तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, एक और आप लिख सकते हैं चाहे तो मोबाइलिटी ऑफ आयंस। मोबाइलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, गति मतलब स्पीड, कि अगर उनकी स्पीड ज़्यादा रही तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी। ये तो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। ओम्स लॉ, कंडक्टिविटी, इनको हम डिफाइन करना है। रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, सेल कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। देखिए ओम ने क्या किया था, किसी भी कंडक्टर के वोल्टेज और उसमें पास होने वाली करंट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करते हुए एक लॉ दिया था जिसे हम कहेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ये वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सीधी सी बात ये करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करते हुए एक रिलेशन लॉ दिया था जिसे हम कहेंगे ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन कंडक्टर, the potential difference of a conductor is directly proportional to electric current. Potential difference of conductor is directly proportional to electric current. V is equals to R I.
I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय। तो यहाँ पर I जो है वो है एम्पियर है, और इसकी जो यूनिट है, सॉरी I जो है वो हमारे पास में है इलेक्ट्रिक करंट। I क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या हमारे पास में, एम्पियर। ठीक है, उसके बाद V की बात करें तो V हमारे पास में है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट है वोल्ट। ठीक है, और R के अगर हम स्टूडेंट से बात करें तो R है हमारे पास में रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस, और इसकी जो यूनिट है ये है ओम। क्या यूनिट इसकी, ओम। करंट है, यूनिट है एम्पियर, V पोटेंशियल डिफरेंस है, और R है रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद और छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास में 3-4 डेफिनेशन जैसा कि आप जानते हैं। ओम्स लॉ हो गया हमारे पास में। अगली हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की और रेसिस्टेंस की। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए, ठीक है, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल C से। C इज इक्वल टू होता है 1/R, और यहाँ पर R जो है वो है रेसिस्टेंस, और इसकी जो यूनिट है वो है ओम। R की यूनिट क्या है, ओम, और C मतलब कंडक्टिविटी, और इसकी जो यूनिट है कंडक्टिविटी की, उसकी यूनिट है ओम इनवर्स। क्या होती है, ओम इनवर्स। और इसकी जो SI यूनिट है कंडक्टिविटी की, SI यूनिट है वो SI यूनिट है साइमन, जिसका सिंबल हम कैपिटल S शो करते हैं। मतलब 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, इतनी वैल्यू होती है। तो SI यूनिट अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो ओम सीमेंस होगी, और सिंपल जो यूनिट है हमारी वो है ओम इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी के बाद हमारे पास में है, जैसा कि आप जानते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, या फिर R इज इक्वल टू 1/C। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि ऐसा फैक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को अपोज करता है, मतलब उसको रोकता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। इसे हम R से डिनोट करते हैं, और रेसिस्टेंस R की जो यूनिट है वो आप जानते हैं कि R की यूनिट ओम होती है। क्या होती है R की यूनिट, ओम। ठीक है, ओम होती है R की यूनिट। अब हम जानते हैं कि कोई सा भी जो रेसिस्टेंस है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, तो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। अब अगर A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर मतलब एरिया, और लेंथ भी कितनी हो 1 सेंटीमीटर, देन रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R। रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ पर ये जो रो है ये है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या है ये, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको हम रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय ए, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। रो की वैल्यू हम निकालेंगे तो रो हो जाएगा RA अपॉन L। अगर एरिया भी 1 सेंटीमीटर हो, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 1 वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो।
रो को हम कहते हैं यहाँ पर रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए कप्पा, इससे हम शो करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या शो करते हैं हम? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को शो करते हैं हम कप्पा की हेल्प से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/रो। ये आप ध्यान रखें। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है रेसिस्टिविटी की। द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम सेंटीमीटर। क्या यूनिट होगी? ओम सेंटीमीटर। ये यूनिट रहेगी रेसिस्टिविटी की या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। देखिए कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो, लेकिन रो इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है? RA/L। ठीक है, ये भी होता है, आप इसको ध्यान रखें। अब हम अगली डेफिनेशन की ओर कभी चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो है हमारे पास में सेल कांस्टेंट। क्या डेफिनेशन है हमारे पास में? सेल कांस्टेंट। अगली जो डेफिनेशन है वो है सेल कांस्टेंट। ठीक, तो हम सेल कांस्टेंट देख लीजिए क्या होता है। देखिए सेल कांस्टेंट को या तो हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे या डिनोट करेंगे कैपिटल जी से, और ये होता है जी, सॉरी, तो या तो उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे या डिनोट करेंगे एक्स से, और एक्स इज इक्वल टू होता है L/A। ठीक है। तो द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको डिनोट करेंगे सी या सॉरी कैपिटल जी या फिर एक्स से, और ये होता है L/A। तो इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेल कांस्टेंट की यूनिट है, आप इस यूनिट को ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। किससे शो करते हैं और यूनिट क्या होती है आपके सामने है। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। अगली जो हमारे पास में डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तीनों क्या होती है और इन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हमको समझाना है यहाँ पर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले बात आती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं कप्पा से। कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो। तो द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट करेंगे कप्पा इज इक्वल टू 1/रो से। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर स्टूडेंट्स। इसकी यूनिट आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, बट रो इज इक्वल टू क्या होता है RA/L। ठीक है,
तो कप्पा इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। बट यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कप्पा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं हम बट सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/r। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इस r के प्लेस पर कप्पा इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा a अपॉन सी एल, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चूँकि L/A जो होता है और L, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास में जाएगा। अब वापस हमको ये कंडीशन फॉलो करना है, C इज इक्वल टू क्या होता है 1/r। तो अब एक और सिचुएशन जो हमारे पास, कंडक्टिविटी इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू होती है रेसिस्टेंस की। हम यहाँ पर जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है वो होता है C इज इक्वल टू, तो 1/r हमारे पास में है, और कप्पा इज इक्वल टू R। सॉरी, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू होता है 1/r, तो यहाँ पर हो जाएगा CL अपॉन A। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगी सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि x या फिर G से डिनोट करते हैं हम सेल कांस्टेंट को, तो ये हो जाएगा L/A। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा CG, या फिर G के प्लेस पे हम क्या शो कर सकते हैं x। ये हमारे होगा सेल कांस्टेंट या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा इज इक्वल टू CG या कप्पा इज इक्वल टू CX। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए यूनिट तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की क्लियर हो गई कि होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगला टॉपिक हमारे पास इसी में है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा m से, और ये होता है कप्पा इंटू V। द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो लेमड़ा इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू V, या फिर आप ऐसा फॉर्मूला भी शो कर सकते हैं, लेमड़ा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा m। m मतलब यहाँ m से शो हो रही है मोलरिटी। क्या शो हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर m से मोलरिटी शो हो रही है। ठीक है, और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे पास में हो जाएगा ओम इनवर्स के बाद में हमारे पास में हो जाएगा मोल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास में यूनिट हो जाएगी किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। अब ऐसे कैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास में दूसरी थी। तीसरी हमारे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए इसको हम डिनोट करेंगे लेमड़ा EQ से, और EQ भी वही होता है कप्पा इंटू V। कप्पा इंटू V। तो द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको इस टाइप से शो कर सकते हैं। N, नॉर्मलिटी की बात यहां पर आ जाती है। और इसकी जो यूनिट है इसकी ओम इनवर्स
उसके बाद आएगा मोल स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और इनकी जो यूनिट थी। अब हमारे पास इसी में अगला टॉपिक कभी देखा जाए तो इन पर डाइल्यूशन का हमको इफेक्ट बताना है। किसका इफेक्ट बताना है हमको? डाइल्यूशन का, एट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और आपको बताना है मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब एक डेफिनेशन वो भी हो सकती है कि किसी भी कंडक्टर के 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे मतलब हम वाटर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? वाटर मिलाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास में। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। देखिए इनमें अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाए, इनमें डाइल्यूशन को क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। इनका डाइल्यूशन इंक्रीज किया जाए तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर इनके वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इस कारण से इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक का अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी हमारे पास में? डिक्रीज होगी। और मोलर और आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप इसका इजीली PDF नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके जो भी डाउट हो वो आप डाउट बॉक्स में डाल सकते हैं, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, कि कोलराश लॉ क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए कोलराश की अगर हम बात करें तो 1876 में कोलराश ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, स्पेशल अगर हम बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्पेशल वाला मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो 1876 में कोलराश ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए, किसको फाइंड करने के लिए? मोलर कंडक्टिविटी को या फिर कंडक्टिविटी को। मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए एक लॉ दिया जिसे हम कहेंगे कोलराश लॉ। देखिए मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ ताकि आपको लॉ जो है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है।
देखिए 1876 में कोलरास ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए जो लॉ दिया था उसे हम कहेंगे कोलरास लॉ। लॉ क्या है, सिंपली ध्यान से सुन लीजिए। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of molar conductivity of cations and molar conductivity of anions। एक बार फिर से सुन लीजिए। at infinite dilution the molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of molar conductivity of cations and molar conductivity of anions। hence lambda m infinite is equals to lambda m केटायन इनफाइनाइट प्लस लेमड़ा एम एनायन इनफाइनाइट। तो वेयर करके बता दिया कि लेमड़ा एम यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। लेमड़ा एम जो केटायन है वो है कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, और जो माइनस है वो है कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। ठीक है, ये कोलरास का जो है वो लॉ है। अब इसके हम कभी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि इसकी हेल्प से हम देखिए यूजेस कहें या एप्लीकेशन कहें एडवांटेज कहें सब एक ही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ या फिर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी हेल्प से देखिए अगर हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना हो तो वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। तो मान लीजिए हमारे पास में HCl, ठीक है, उसके बाद में NH4Cl, ठीक है, हम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। मान लीजिए CH3COONA हम लेते हैं, फिर HCl, फिर हमने लिया NaCl। ये 3 हमारे पास कैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये हमने ले लिया CH3COONA, ये हमने कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, हमने सॉरी CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ये हमने ले लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी वीक की हमको लर्न करना है इनकी हेल्प से। तो देखिए कोलरास का जो लॉ है लेमड़ा एम इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू होता है लेमड़ा एम इनफाइनाइट केटायन प्लस लेमड़ा एम इनफाइनाइट एनायन। अब हमने जो स्ट्रॉन्ग ले पहले उनके हम 3 इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसकी फाइंड करना है, क्योंकि देखिए ये रहेगा हमारे पास CH3COOH इज इक्वल्स टू ये बनता है। अब हमको इन तीनों की हेल्प से वो बनाना है। देखिए सिंपल सा काम है, मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने ये 3 ले लिए, इधर तो हमारे पास में CH3COOH दिया गया है। ये देखिए मैं अगला पेज ले लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। CH3COOH ये हमको बनाना है, और किसकी हेल्प से बनाना है, HCl है हमारे पास, ये है हमारे पास, और देखिए NaCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसको हम माइनस में रखेंगे। इस बात को आप अच्छे से फिट कर लें माइंड में। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग है और एक वीक दिया है, तो स्ट्रॉन्ग की हेल्प से हमको वीक बनाना है। तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, ये आयोनाइज होगा, H पर प्लस आएगा और Cl पर क्या आएगा, माइनस।
फिर ये प्लस का सिंबल, इस पर क्या आएगा माइनस, और इन्हें पर क्या आएगा प्लस, फिर माइनस, इन्हें पर क्या आएगा प्लस माइनस, Cl पर क्या आएगा माइनस। अब देखिए ये प्लस वाला Cl माइनस और ये माइनस वाला Cl माइनस, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास में माइनस वाला Na प्लस है और प्लस वाला Na प्लस, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा CH3COO माइनस। देखिए स्ट्रॉन्ग से हमारे पास क्या बन गया वीक। इस टाइप से हम जो उसकी कंडक्टिविटी है उसको हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो है वो हम लर्न कर सकते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या ज्ञात कर सकते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को किससे डिनोट करते हैं हम अल्फा से। और मान लीजिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है और हमारे पास में वी डाइल्यूशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी शो हो रही है। कौन से डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी शो हो रही है वी डाइल्यूशन पर। तो इस कंडीशन में वी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दी गई है तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम। अब चूंकि हमको मालूम है अल्फा इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमको मालूम है लैम्डा एम इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है लैम्डा एम प्लस लैम्डा एम क्या होता है माइनस। ये हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन में बात करें तो जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब जो जल में कम घुलते हैं, ठीक है, वो उनकी हम मतलब सोल्यूबिलिटी लर्न कर सकते हैं। वाटर का आयनिक कांस्टेंट लर्न कर सकते हैं। ये हम कोलरास रूल्स की, क्योंकि अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन है 2 को डिस्क्राइब करना था और हमने 2 को डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कोलरास लॉ और उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, मतलब उसके एप्लीकेशंस कितने कोलरास लॉ के वो हम देख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम हमारे अगले टॉपिक की बात करते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। टॉपिक नंबर हमारे पास में जो है वो है 9, सेल एंड देयर टाइप्स। अब हम इसकी स्टडी करेंगे।